हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो रहकर अपने अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे। बताइए, कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाई है ना? नहीं, क्योंकि ये तो आपको करना ही है, अपने आप का ख्याल रखना ही है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हमेशा ये हमें मस्तिष्क में बसा कर रखना है, प्रसन्नचित रहना है, क्योंकि हर एक कार्य को, चाहे वो कार्य कोई भी हो, जब हम कार्य को प्रसन्नचित होकर करते हैं, इंटरेस्टेड वे में करते हैं, तो वो कार्य पता भी नहीं चलता कि कब पूरा हो गया और उस कार्य में हमें सफलता भी मिलती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके करिकुलम में शामिल नहीं है, या यूं कहूं कि हिडन करिकुलम में शामिल है, जो मैं आपको बताती हूं। और मुझे इतना भी भरोसा है, विश्वास है अपने विद्यार्थियों पर कि आप सभी सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हर एक विषय के वीडियोस आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लेकर आता रहेगा, वो भी एकदम फ्री, क्योंकि भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने में, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री। क्योंकि जब आप स्कूलिंग के बाद अपने अपनी मंजिल को चुनने वाले होंगे, अब कहां जाएं, अभी तक तो मैग्नेट ब्रेन्स था, 12वीं तक हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, काश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स देता। उस काश को ही तो सकारात्मक वे में हमने साकार किया है। आपके सपनों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईबी, जेएआईबी, सभी प्रकार की बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करते हैं हम हमारे विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य को लेकर हम आए हैं कि आप सभी अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके भारत के एक सभ्य और सुयोग्य सफल नागरिक बन सकें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बताइए? अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ है 2, मेरी शिखर यात्रा। मेरी अर्थात बछेंद्री पाल जी ने अपनी शिखर यात्रा का वर्णन किया है इस पाठ में। प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें पाठ का सार और लेखिका जीवन परिचय था। आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, पूरी तरह से जोश और ऊर्जा में भर चुके हैं। उसी पाठ के एनसीईआरटी समाधान आज हम करेंगे, और थोड़ी सी उम्मीद फिर मैं आपसे लगाऊंगी कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो सभी प्रश्नों को सुनेंगे, समझेंगे और उत्तर भी देंगे। बताइए, देंगे ना? ओके, तो तालियों के बीच एक बार पुनः आपकी लाली वर्मा मैडम हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है मौखिक। इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न है ना, उन सबको शामिल किया गया है। मौखिक, लिखित, आशय स्पष्ट कीजिए, सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। हाँ, कहते हैं ना, दुर्घटना नजर हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा 10 सेकंड कर लेते हैं, बाद में तो हम देख ही रहे हैं, पता चला वही प्रश्न परीक्षा में आ गया। तो अच्छे से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक इंटरेस्टेड वे में, पॉजिटिव माइंड के साथ आ जाइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो दल था, जो एक दल समझते ना, टीम, उसमें बहुत लोग जा रहे थे, तो अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिल्कुल, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? सागरमाथा शब्द से तात्पर्य है सागर के माथे के समान, तथा एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और सागरमाथा का नाम का क्या अर्थ है? सागर के माथे के समान। यह एक स्थानीय नाम था, इसलिए लेखिका को यह नाम पसंद आया। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल की जो भाषा है उसमें एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? ध्वज मतलब समझते हैं ना, झंडा, तिरंगा। ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है,
तिरंगा। तो ध्वज जैसा उन्हें क्या प्रतीत हुआ था? एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल दिखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अब बताइए, यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है। यदि हमारे मन में पॉजिटिव भाव होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, हमेशा सही का एकदम कहते हैं ना कि सकारात्मकता के साथ हमारा वजूद का निर्माण हुआ होगा, तो हमें सब और बहुत अच्छा दिखाई देगा। वहीं इसके विपरीत तो इसके विपरीत दिखाई देगा। तो लेखिका का बस एक सपना था, एक जुनून को लेकर चाह रही थी कि मैं एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर भारतीय ध्वज को लहराना चाहती हूं। इसलिए उन्हें वो बर्फ का फूल भी तिरंगे झंडे अर्थात ध्वज जैसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल? ग्लेशियर्स के पिघलने से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कितने लोग घायल हो गए थे? हिमस्खलन से 1 की मृत्यु हुई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। और वहीं लेखिका बर्फ के नीचे दब गई थी, फिर उनको निकाला गया था। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने कि एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया? आपने वो कहावत लोकोक्ति सुनी होगी कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। यहां है कि कोई भी समस्या या कोई भी मुसीबत, जब हम किसी लक्ष्य की ओर जाते हैं तो समस्याएं आएंगी ही, बाधाएं आएंगी ही। कभी भी इस भाव के साथ मत जाना कि मैं जा रहा हूं यूं मिलेगी मुझे सफलता। अरे बाबा, यूं तो कुछ नहीं मिलता है। जब घर से हम बाहर निकलेंगे ना, 1 किलोमीटर से कम की दूरी भी हम प्राप्त करेंगे अपनी तय, उसमें भी हमें कहीं पत्थर सामने आएगा, कहीं कांटे सामने आएंगे, कहीं कोई ट्रैफिक सामने आ जाएगा, उसमें भी बाधाएं आती हैं। तो अब जब बात करते हैं हम, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें, तो उतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए उतना बड़ा जुनून भी चाहिए, उतना बड़ा जोश भी चाहिए, उतनी बड़ी ऊर्जा भी चाहिए, उतना बड़ा हौसला भी चाहिए। तभी तो सामान्य और जो विशेष लोग रहते हैं उनमें अंतर रहता है। अदरवाइज सभी के सभी ना चले जाएं एवरेस्ट शिखर पर झंडा फहराने। नहीं, ये रहती है जुनून की बात। तो अपने आप को खास बनाना है, अपने आप को आम नहीं बनाना है। आम और खास में अंतर रहता है कर्म का, जुनून का, सफलता का, व्यवहार का, आचरण का, चरित्र का। तो इन सब के माध्यम, इन सब के आधार पर ही व्यक्ति अपनी एक छवि, अपनी एक इमेज लोगों से अलग बना देता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो एवरेस्ट जैसे महान लक्ष्य को लेकर यदि आया है तो खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी सहज स्वीकार करना है, तभी एवरेस्ट पर जाने का सपना लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसको उन्होंने कह दिया था। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हो गई थी? एक रसोई सहायक की मृत्यु भी हुई थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलावों के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जिस दल में रसोईया था ना, जो रसोई खाने बनाने का काम करते हैं, तो वहाँ जलवायु, मौसम परिवर्तन में भी कभी ऐसा शीत हो जाती, कभी कुछ भी बदलाव, मानसून या फिर यूं कहें वायु का वेग, तो उससे वो सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जो मुश्किलें या युद्ध हो या कोई ऐसा कार्य हो जो दुनिया से हटके हम जिसमें चलने की ठान लेते हैं, तो वहां हर एक मुश्किल से निपटने का हौसला भी यहां पर लेकर जाना है। ये नहीं कि डर होगा तो ये होगा तो वो होगा, यदि ऐसा है तो फिर उस रास्ते पर हमें नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया, अर्थात 7900 मीटर, 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था साउथ कोल में। ठीक है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया?
लेखिका ने जब साउथ कोल के बेस कैंप में शेरपा कुली को देखा तो उन्होंने उसे अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूं और यह मेरा पहला अभियान है। कुली से कहा, कुली समझते हैं ना, बोझा उठाने वाले, उनसे कहा कि देखिए मैं नौसिखिया हूं और मेरा ये पहला अभियान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आ चुकी हूँ, मैं यहाँ के सब जानती हूँ, जबकि उन्होंने साधारण सा अपना परिचय दिया। अगला प्रश्न है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? किस तरह से बधाई दी थी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। देखिए मतलब कितना गर्व महसूस होता है, मुझे तो अभी गर्व महसूस हो रहा है उन पर, भारतीय नारी पर, महिला होने पर, स्त्री होने पर, आपकी टीचर होने पर, मैग्नेट ब्रेन्स का सदस्य होने पर गर्व की अनुभूति, प्राउड फील करती हूं मैं अपने आप पर कि हाँ, मुझे एक महिला होने का मौका मिला, एक शिक्षिका होने का सुअवसर मिला, आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिला। गर्व की बात है। जब लेखिका ने फतेह हासिल की, जब वो शिखर की चोटी पर पहुंची, तो कर्नल ने उनको क्या कहा था कि माता पिता को भी बधाई दूंगा और अब तुम जिस संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, जिसको तुम पहले छोड़कर आई थी, और अब तुम सफलता के बाद जब जाओगी तो वो दुनिया, वो संसार एकदम अलग होगा। समझ रहे हैं आप? बताती हूं कि कितनी भी कोई मेहनत क्यों ना कर ले, उस मेहनत को लोग नहीं देखते हैं। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमें कोई नमन नहीं करता है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद ही सब नतमस्तक हो जाते हैं, और जिस दुनिया को हम संघर्ष के चलते छोड़कर आते हैं, सफलता के बाद जब हम लौटकर पुनः उसी दुनिया में जाते हैं तो वो दुनिया कुछ अलग नजर आती है, हमारा दिल से स्वागत करती है, जोर शोर से स्वागत करती है। ये होता है सफलता और एक सामान्य में अंतर। ठीक है, हमें बनना है सफल विद्यार्थी, सफल व्यक्ति, सफल नागरिक, सफलता के चरम शिखर पर हमें पहुंचना है। एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी आपकी मैग्नेट ब्रेन्स पर हो जाएगी, निश्चिंत रहिए और अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। अब चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? जब लेखिका पहुंच गई एवरेस्ट पर, तब उन्होंने एवरेस्ट को बिल्कुल नजदीक से देखा, तो लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर बस देखती ही रही, अपलक, अनिमेष, एकटक, बिना पलक झपकाए एकदम निहारती रह गई, देखती रह गई, स्तब्ध रह गई। वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई हूं। वो एकदम शॉक्ड थी, खुश थी, स्तब्ध थी, चकित थी और एकटक देखे जा रही थी। बस क्या कहा उन्होंने कि इतना अच्छा लगा कि वो भौचक्की होकर बस देखती ही रही। उसने बेस कैंप पे पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। वह इसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो गई। लौत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को वे निहारती ही रह गईं कि ये है एवरेस्ट की चोटी, जिस पर कब से उनका सपना था। बचपन से उनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत सपना और जुनून था और ये उन्होंने कर दिखाया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने बहुत सारी जानकारियां दी, जिसमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पर्वतीय यात्रा से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। यदि विस्तृत जानकारी ना हो तो रोमांचक यात्रा खतरनाक मोड़ ले सकती है। तो जब कहीं हम जाते हैं, जैसे पिकनिक पर ही क्यों ना जाएं, आपकी बात कर रही हूं, तो मम्मी हमें बहुत सारी हिदायत देती हैं।
हमें लगा मम्मी सब पता है ना, क्यों कर रही हो, अरे हम जा रहे हैं, टाइम हो गया, हमारी बस आ गई, फ्रेंड्स आ गए। लेकिन उन बातों को सुनना चाहिए, उन बातों में अनुभव छिपा होता है, उन बातों में आपकी चिंता, आपकी परवाह छुपी होती है। तो उन बातों को सुनना है, मानना है और ध्यान रखना है। यही किया था मशहूर बछेंद्री पाल जी ने। उन्होंने डॉक्टर की बात को सुना और उसी तरह से अपनी यात्रा को सफलता प्रदान की। अगला प्रश्न है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? अब तो तारीफ ही तारीफ है। उन्होंने कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। ऐसा लगता था कि जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। यद्यपि एवरेस्ट का उनका पहला अभियान था। तेनजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना उन्हें बहुत अच्छा लगा था। कहते हैं ना, जब हम कोई कार्य करते हैं और थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, तो उस कार्य को हम और 2 गुनी एनर्जी के साथ करते हैं। यहां पर मेरी बात सुनिएगा, मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कभी कभी हमें प्रशंसा या प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो उस समय हमें सेल्फ मोटिवेशन, अपनी आत्म प्रेरणा को जागृत करना है। क्योंकि कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे मुकाम आते हैं, लोग चाहते तो हैं कि हमारी तारीफ करें, लेकिन वही छल, थोड़ी सी ईर्ष्या, जलन की भावना उनके मन में आ जाती है और वे प्रशंसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी तरह से हताश या निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड करिए अपने आप को, एकदम आत्म प्रेरणा दीजिए अपने आप को कि यस आई कैन डू दिस, God is always with me and I am a winner and today is my day। इस तरह से अपने आप को प्रेरित करते हुए हमेशा सफलता के चरम शिखर पर जाना है। और हमारे अपने हैं, कहते हैं ना, प्रशंसा भी वही करते हैं जो प्रशंसनीय होते हैं। क्योंकि व्यक्ति किसी को वही देता है जो उसके पास होता है, जो उसके पास है ही नहीं वो भला कैसे दे सकता है? किसी खाली डब्बे से हम किसी को टॉफी दे सकते हैं क्या? नो, जब होंगी तब ना। तो जिस तरह का व्यवहार व्यक्ति दूसरों के साथ अपनाता है, चाहे वो अच्छा हो, इट मींस उसके पास अच्छा व्यवहार है, चाहे कोई बुरा बर्ताव, तो उसके पास वही है बेचारा, और क्या देगा। इसलिए लोगों की बातों की परवाह छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को लोमसांग, तशारिंग, एंडी थेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो बड़े एक्सपीरियंस्ड थे। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे, जबकि वह साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी आ गए थे। अगले दिन सुबह 6:20 पर वह अंगदोरजी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उसके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं था। अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ते हुए खतरों से जूझना उनकी आदत हो गई थी। खतरों के खिलाड़ी, संघर्षों से एकदम आगे रहना या किसी भी बाधा या मुश्किल को देखकर नहीं घबराना, क्योंकि मुश्किल, संघर्ष, बाधाएं ये जीवन में आती जाती रहेंगी। जिसने ये कहा हे प्रभु, हे भगवान, कोई मुश्किल ना आए, तो समझ लीजिए हम जीवित ही नहीं हैं। क्योंकि जब तक जीवित है मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, संघर्ष भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। अगला प्रश्न है, लोमसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? जब लेखिका गहरी नींद में सो रही थी, तभी सिर के पिछले हिस्से से कोई चीज टकराई और उनकी नींद खुल गई। कैंप के ठीक ऊपर लोथ से ग्लेशियर से बर्फ का पिंड गिरा था, जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। ग्लेशियर पूरी तरह से, ठीक है। लोमसांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका के पास से बड़े बड़े हिमखंडों को हटाया और चारों तरफ फैली हुई कठोर बर्फ की खुदाई की। तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। तो किसी की भी सफलता सिर्फ और सिर्फ उसी की नहीं होती है। सफलता के पीछे कई लोगों का, अनगिनत लोगों का हाथ होता है, मेहनत होती है,
समर्पण होता है। तो जब कभी भी सफलता के चरम शिखर पर पहुंच जाएं, डियर विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब कभी हम सफलता पर पहुंच जाएं, चाहे सफलता वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो अपने मन में अहंकार या घमंड रूपी भावना को कतई जन्म मत देना, कभी भी स्थान मत देना। घर बनाने की तो बात दूसरी है, क्योंकि हमारी सफलता सिर्फ मेरी नहीं होती है। कितने लोग, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे सहयोगी, हमारे साथ साथ चलने वाले अनगिनत लोग होते हैं जो हमारी सफलता में सहायता करते हैं। हर एक फील्ड में सहायक होते हैं, चाहे वो फिल्म हो, अभिनय हो, राजनीति हो, शिक्षण हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, हर एक में, हर एक फील्ड में, हर एक जो कैमरे के पीछे रहते हैं जिनको कोई नहीं देख पाता। चाहे स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर लीजिए आप, कितने ही अनगिनत ऐसे वीर सपूत मां भारती पर शहीद हो गए जिनका नाम आज हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी उतनी ही निष्ठा से अपने आप को समर्पित किया। ठीक उसी तरह से हर एक फील्ड्स में कई लोग ऐसे रहते हैं जो अपने आप को पीछे रखते हुए मुख्य भूमिका में नहीं आ पाते। तो उन सब के लिए हमारे मन में हमेशा कृतज्ञता की भावना रहनी चाहिए, आदर की भावना रहनी चाहिए, धन्यवाद की, आभार की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सफलता सिर्फ मेरी नहीं, सफलता हम सबकी है। ठीक है, याद रखना। चलो, अब यहां पर लेखिका और जो ग्लेशियर्स गिरे, कैंप तहस नहस हुआ, यदि वो बंदा नहीं होता लोमसांग, तो हो सकता है लेखिका, लिखा है ना कि जरा सी भी देर हो जाती तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु, लेकिन उसने अपनी जाबाजी से, अपनी समझदारी से उस तंबू का जो रास्ता था साफ किया। अगला प्रश्न है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? क्योंकि हर दिन चढ़ना ही चढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ सब नहीं जाना, थक गए, कभी कभी मामा हेडेक हो रहा है, हमें स्कूल नहीं जाना, हो रहा है ना। मैं तो ये समझती हूँ कि जब तक हम अपने हाथों से रोटी तोड़कर खा रहे हैं ना, इट मीन्स हम बहुत स्वस्थ हैं, तो हमें किसी पर डिपेंडेंट रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती और किसी भी कार्य को टालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें कर्म करते जाना है, बस करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। देखिए लेखिका को, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गईं। ये जो भावना रहती है, शेयरिंग की भावना, केयरिंग की भावना, दूसरों के प्रति स्नेह की भावना, आदर की भावना, ये सारी भावनाएं यहां रहना जरूरी है। और होना कौन सी भावना नहीं, गर्व की भावना, घमंड की भावना, इनको तो टाटा बाय बाय कर देना भाई, मेरे पास मत आना। मैं हमेशा सबके साथ मिलकर रहूंगा, सबके साथ मिलकर चलूंगा। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता थे, सब लीडर थे, उन्होंने कौन सी ऐसी स्थितियां थी जिनसे अवगत कराया सभी जो चढ़ रहे थे, है ना, पर्वतारोहियों को? उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए पहली बड़ी बाधा खंभू हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत कराया कि हिमपात है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा डंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। हम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। रास्ते में यह देखिए बाधाएं तो रहेंगी, लेकिन किस सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उन्होंने ये चेतावनी दी, ये सावधानियों से सबको, सभी पर्वतारोहियों को अवगत कराया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर्स बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, कभी भी गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि अब बर्फ का गिरना थम गया है तो चलिए निडरता के साथ, कभी भी गिर सकता है, वो जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी बदलाव व्यर्थ हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम भुगत चुके हैं, जैसे कैंप तहस नहस हो चुका था ग्लेशियर्स के गिरने से, कि हमने सब कुछ अपने हिसाब से कर तो दिया है सही,
लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमने सही किया है वो आगे भी सही रहेगा, क्योंकि प्रकृति है, वो कभी भी अपना रूप परिवर्तित कर सकती है। वो हमें कॉल करके नहीं कहेगी कि मैं खतरा उत्पन्न करने वाला हूं, आप सचेत हो जाइए। उन्होंने इससे आगाह किया सबको कि ये जो हो चुका है ऐसा नहीं है कि वो अब ना हो। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी कार्य व्यर्थ भी हो सकते हैं। जितनी सावधानी, जितनी चेतावनी, जितना भी हमने कार्य किया है वो विफल हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार रास्ता साफ कर दिया अब तो हम चले आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना। अरे भाई, वो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ की नदियां हैं, कभी भी आ सकती हैं रास्ते की रुकावट बनकर। तो हमें ये कार्य जो हम कर चुके हैं फिर से करना पड़ता है, करना पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए मानसिक रूप से सबको तैयार किया। ये एक लीडर की निशानी होती है कि सबसे पहले अपने टीम को, अपने दल को मानसिक रूप से तैयार करना। अचानक से कुछ भी हो जाता है तो फिर मानसिक रूप से भी हम उस हड़बड़ाहट में उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते। इसलिए मानसिक रूप से तैयार जब हो जाते हैं तो हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि यस, हो सकता है ऐसा, तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हिमपात किस तरह से होता है और हिमपात के होने से क्या परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात बनाता है। जो बर्फ के खंड होते हैं वो अव्यवस्थित ढंग से गिरने लगते हैं, कभी भी, कहीं से भी, कुछ भी, तो वह हिमपात होता है। हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है, कोई नियम नहीं है। वो ये नहीं कहता कि हेलो अब 2 मिनट के बाद हिमपात होने वाला है और आप लोग सतर्क रहें। कोई नियम नहीं है, कोई निश्चित जानकारी नहीं है, कभी भी हिमपात हो सकता है। इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। ग्लेशियर्स के ढहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। इससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तुरंत गिरने लगती हैं और चट्टानें तो ऐसी कठोर रहती हैं कि जो यदि चट्टानों में गिरे तो फिर मृत्यु को जाना ही जाना है और खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अब देखिए, हर एक परिस्थिति से अवगत कराया जा रहा है, पर्वतारोहियों को मानसिक रूप से तैयार कराया जा रहा है और हर एक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हो सकता है वो अचानक से कुछ भी परिस्थिति का मोड़ ले ले, क्योंकि प्राकृतिक है, वहां पर कुछ भी मैनमेड नहीं है कि हमने कह दिया कि इतने मिनट तक वो वहां रहे तो वहीं रहेगा। चट्टानें पिघलकर गिर सकती हैं, नया रूप ले सकती हैं, बिना जानकारी के कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। तो वहां जाना ही मृत्यु के पास जाने जैसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है। जब लेखिका तंबू में थी, टेंट की बात की जा रही है, बेस कैंप की बात की जा रही है। लेखिका गहरी नींद में जब सोई थी, रात के लगभग 12:30 बजे थे और सिर के पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज के टकराने से उनकी नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ, बूम, खतरनाक। नींद खुल गई। सांसें लेने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि जितनी जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था, इतना बड़ा था, विशाल शब्द मतलब भयंकर बड़ा वाला हिमपुंज बन गया। हिमखंडों, बर्फों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया। ओहो, ध्यान से सुनिए, लेखिका ने कितने अच्छे से वर्णन किया है यहाँ पर कि हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया था। इतनी स्पीड से आया, इतनी तेज गर्जना से आया कि लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। चारों तरफ आवाज और स्पीड इतनी कि पल भर में पता नहीं कहां से कहां। ठीक है, कैंप नष्ट हो चुका था, नष्ट हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बात वही आ जाती है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसकी जितनी सांसें हैं
वो यहाँ पर वो रहेगा, चाहे कोई दुश्मन हो या कोई भी प्रकोप हो। नहीं है मृत्यु तो कोई मार नहीं सकता, और मृत्यु आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कभी किसी भी खतरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओ हो सुनो, यहां पर मेरी बात सुनो, डरने नहीं है का तात्पर्य ये नहीं कि अब ट्रैफिक सिग्नल लाल है हम तो जाएंगे, लाली मैडम ने कहा था डरने नहीं है, मृत्यु आएगी नहीं। लापरवाही नहीं करनी है, अपने आप की सुरक्षा करनी है। लेकिन जैसे कि हम वीर सिपाहियों की बात करें या यहाँ पर पर्वतारोहियों की बात करें, तो उस भय से जीना नहीं हो कि मैं मर जाऊंगा तो बाहर ही ना निकलूं, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। गलत फहमी में नहीं जीना है, सतर्कता से जीना है। समझ में आया? नहीं तो कहेंगे मैम या मम्मी से कहने लगे लाली मैडम कह रही थी कि अब हमें डरना नहीं, हम तो जाएंगे, रेड सिग्नल है तब भी हम गाड़ी चलाएंगे। ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? अब की नाम है, समझ में आया? की नाम है और हक्का बक्का नूडल्स की बात नहीं कर रहे हैं। चकित हो गए हैं, चौंक गए हैं, क्यों? जब लेखिका का पर्वतारोही साथी था, उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देरी हो गई थी, वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। इसलिए बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसके रास्ते में पिलाने पहुंची। बर्फीली हवाएं चल रही थी और नीचे जाना खतरनाक था। लेखिका को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी और लेखिका को आगे जाने से रोका। लेखिका को की से मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर लेखिका ने की को देखा। वह लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया कि इस मौसम में ऐसे में भी लेखिका उनसे मिलने आ गई, इसलिए वो चकित रह गया, शॉक्ड। हक्का बक्का मतलब शॉक्ड रह गया। ओके, अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन बताइए। कुल कितने कैंप बने थे इस यात्रा के दौरान? देखिए, सबसे पहला बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपालैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया। कैंप में सभी पर्वतारोहियों को बताया जाता है, आगाह किया जाता है, हर एक रास्ते के बारे में या वहां की स्थिति के बारे में परिचय दिया जाता है। ठीक है। दूसरा था कैंप 1। यह हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यह हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। कैंप 2, 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुंचे। जिस शेरपा की टांग टूट गई उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। ठीक है, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2। कैंप 3, यह लोथ से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहां नायलॉन के बने तंबू में लेखिका और उनके सभी साथी सोए हुए थे। इसमें 10 व्यक्ति थे। रात 12:30 बजे एक हिमखंड उन पर आ गिरा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हिमखंड गिरा था जिस कैंप पर, वो कैंप कौन सा था? कैंप 3। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कैंप तहस नहस हो गया था, जिसमें लेखिका को अचानक से रात के 12:30 बजे उनकी नींद खुली, वो कौन सा कैंप था? कैंप 3। ओके। कैंप 4, यह समुद्र के 7900 मीटर ऊपर था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। यह 29 अप्रैल सन 1984 को अंगदोरजी लोमसांग और गगन बित्सा ने लगाया था। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे स्थित है। मतलब जो शिखर पर, जिस चोटी पर जाना था वो शिखर कैंप था और यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे था। इसके बाद चोटी थी, इसके बाद लक्ष्य पर पहुंचना था। इस कैंप में लेखिका और अंगदोरजी केवल 2 घंटे में पहुंच गए। अब है अगला प्रश्न, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जिस समय चढ़ा जा रहा था उस समय चोटी की स्थिति कैसी थी? देखिए, चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ सीधी और ढलाऊ थी, ढाल। ठीक है। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी, एकदम भुरभुरी मतलब समझते हैं, ऐसे चढ़ो और फिसल जाएं, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जो दक्षिण शिखर था, चोटी, शिखर में चोटी है ना, उस पर हवा की जो
गति थी, स्पीड थी, वो बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके झुरझुरी बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। छोटे 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 कण, हिमकण उड़ रहे थे बर्फ में, हवा में। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे सर्दियों में चारों तरफ कोहरा छा जाता है। देखा है ना आपने, सबने देखा है। उसी तरह से चोटी पर हवा तेज हुई और छोटे छोटे हिमकण उड़ रहे थे और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि दो आदमी वहां खड़े भी नहीं हो सकते थे। जिस चोटी पर पहुंचे वो इतनी सकरी थी, तंग मतलब बहुत नैरो थी, बहुत सकरी थी कि दो लोगों की, एक व्यक्ति भी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, तो दो लोगों को खड़ा होने में तो बहुत मुश्किल थी। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी, क्योंकि ढलान इतनी थी कि तुरंत नीचे गिर सकते थे। वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन, स्थिर स्टेबल करना इतना कठिन था। इसलिए उन्होंने फावड़े से बर्फ को तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। समझ में आया? उस चोटी का वर्णन है जिस चोटी पर बछेंद्री पाल पहुंची और भारतीय तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सलाम करते हैं हम भारत की उस प्रथम नारी को जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची सबसे पहले। अगला प्रश्न है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? कि सहयोग की भावना है, सहायता की भावना है। लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। अक्सर लोग जैसे किसी यात्रा पर जाते हैं तो अरे हम अपना ही तो बोझा नहीं उठा पा रहे, अपनी तो हेल्प नहीं कर पा रहे, दूसरों की कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने आप का परिचय दिया, सहयोग की भावना का। क्या है कि जब उन्होंने अपने निश्चय किया, इसके लिए उसने एक थर्मस को जूस से तथा दूसरे को गर्म चाय से भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगे। जय ने उसके इस प्रयास को खतरनाक बताया तो बछेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूं, इसलिए इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से ठीक हूं, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यह भावना उनकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। धन्य है बछेंद्री पाल, उनके ये जो कार्य हैं वो सदा के लिए उनको अमर करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं स्वस्थ हूं, शारीरिक रूप से सही हूं, ठीक है, जबकि उनको आगाह किया था कि खतरनाक है, बाहर मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं औरों की तरह ही पर्वतारोही हूं और स्वस्थ हूं, तो मुझे हेल्प तो करनी चाहिए। अब आती है निम्नलिखित आशय स्पष्ट करना है। कुछ ऐसी पंक्तियां जो पाठ में दी गई हैं, उनका अर्थ क्या है वो जानना है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये क्यों कहा था कर्नल ने? ये शब्द कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे, जिनका आशय था कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है जिसमें खतरे तो रहते हैं, कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें कदम कदम पर जान जाने का खतरा रहता है और जो डर गया सो मर गया। डर के आगे जीत है। जो डरते हैं वो आगे कदम ही नहीं बढ़ाते और जो बढ़ा लेते हैं वो डरते नहीं। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु हो भी जाए तो अभी उसे स्वाभाविक घटना के रूप में लेना चाहिए, नहीं कि अरे अब कोई चला गया अब हम क्या करें। ऐसा नहीं, स्वाभाविक है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मान लीजिए 50 सदस्य जा रहे हैं तो उसमें से 5 सदस्य ही पहुंच पाएंगे, बाकी घायल हो जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे, कुछ शारीरिक रूप से कमजोर हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान अभियानों में ये तो संभव है। अगला है सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। आशा है कि हिमपात का अव्यवस्थित ढंग से गिरना स्वयं में डरावना था, कभी भी गिर जाता था, कभी भी। धरातल में दरार पड़ने का विचार और हिमपात तथा ग्लेशियर्स के बहने से बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के गिरने की बात सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था, क्योंकि कोई अनुमान ही नहीं लगा पाता था कि कब क्या हो जाए।
बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के गिरने से कई बार धरातल पर ये दरारें बहुत गहरी और चौड़ी बर्फ से ढकी हुई गुफाओं में बदल जाती थीं, जिनमें धंसकर मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इनके सारे अभियान में हिमपात लगभग 1 दर्जन पर्वतारोहियों और कुलियों का प्रतिदिन प्रभावित करता होगा। उन्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। समझ में आया कि जो खतरे मोल लेने की जिन्होंने सोच ही ली है वो किसी बात से डरते नहीं है। ये बात यहां पर साबित होती है। अगला प्रश्न है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। लेखिका एवरेस्ट शंकुनुमा चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। वह अपने साहस और हिम्मत से अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच गई थी। वहां 2 व्यक्तियों का इकट्ठे खड़े होना असंभव था। बर्फ के फावड़े से खुदाई करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और घुटनों के बल बैठकर सागर माथा के ताज को चूम लिया और बन गई भारत की प्रथम महिला। पूजा अर्चना करते हुए लेखिका ने लाल कपड़े में दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा लपेटा, बर्फ में उसे दबाया एवं माता पिता का स्मरण करने लगी। यह लेखिका के लिए और हम सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात थी। ऐसा क्षण था। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में ही पहचाना जाता है। आशा करती हूं आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना है, सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना है, समझा है, उसमें निहित उस भावना को, उस जज्बे को सलाम भी किया है और अपने मन में लक्ष्य के प्रति इस भावना को जागृत रखने के लिए प्रयास भी करेंगे। इसी तरह से हर एक पाठ, हर एक कविता, हर एक गद्य के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। तो हमेशा बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की, और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास, अपनी विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपके विषय हिंदी में देख सकते हैं। बात करें हिंदी की तो हिंदी तो हमेशा हिंदी में रहेगी। जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट टाइप जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 9th और वीडियो आपके सामने आ जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक टॉपिक को सेट करके रखा है ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। आपको देखना क्या है, पाठ्यक्रम देखना है जिसमें दोनों कोर्स ए और कोर्स बी, जैसे कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी में स्पर्श और संचयन, सभी पाठों की संपूर्ण जानकारी दी गई है पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम का वीडियो देख लीजिएगा ताकि साल भर आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। ओके, जब पाठ्यक्रम का आप वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल साल भर का जो एकदम करिकुलम है वो बैठ जाएगा मस्तिष्क में और उसी के आधार पर अपने आप को आप तैयार कर पाएंगे। पाठ का सार, एनसीईआरटी समाधान, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनको कहते हैं, और साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी आप देख पाएंगे। और जो भी आप वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ही आएगा। बिल्कुल मानते हैं ना आप? तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिल सके, नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर जितना करेंगे उतना ही आपका और हमारा बॉन्ड मजबूत होगा और इसी तरह से हम एक रिश्ते में बंध जाएंगे, आत्मीयता की भावना में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं वो उद्देश्य आप हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा होगा बताइए? वेरी गुड। इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।